दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी और वैसे आज दिन में एक आपने एक कार्यक्रम तो देख ही लिया जिसपे हमने जो नरोड़ा गाँव हत्याकांड मामले में जो 13 साल तक एक ट्रायल चली, उसके बाद जो एक फैसला जो बहुत रुका हुआ था, वो आखिर आ गया और वो फैसले में क्या हुआ हमने आपको बता दिया। फैसले में ये हुआ, अभी फिर से बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा कि जो 67 लोग 67 लोग जो जो अक्यूज्ड हैं 11 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में उनमें से एक भी व्यक्ति जो है वो दोषित नहीं है। तो हमने सोचा कि एक बार बात करना जरूरी बन जाता है। जो ये फरियादी लोग थे जो जिन्होंने अपने लोग गंवाए, जो 11 लोग जो जिंदा जल गए, उनके परिजन और उनकी ओर से जो ये स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है, उस कोर्ट जो एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने ये केस लड़ा था, शमशाद पठान साहब मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। एक्टिविस्ट के तौर पर अभी भी हैं, पहले से एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं और उनके साथ बात करने मैंने सोचा कि एक बार समझने की कोशिश करें कि ये कहाँ उनकी ओर से जो है वो एक चूक हुई कि इतना बड़ा एक हत्याकांड हो गया और 13 साल तक ट्रायल चली। कुछ 7,000 से ज्यादा पन्नों की तो आर्गुमेंट्स हुई है इसमें। बताया जा रहा है कि 1700 पन्नों का 1700 पेजेस का ये फैसला आने वाला है, जो कल जज साहब ने एक सिंगल लाइन में बता दिया, फिर कहा कि आगे आपको फैसला मिल जाएगा। इतनी लंबी एक लड़ाई के बाद सवाल मन में ये उठता है कि अगर उन 11 लोगों को दंगों में, अगर ये 67 में से, जिनमें एक पूर्व मंत्री डॉक्टर माया कोडनानी भी शामिल है और एक समय के बजरंग दल के वीएचपी के बड़े नेता बाबू बजरंगी भी उसमें शामिल है, उसके समेत कुछ लोग हैं, ये सभी लोग अगर इनमें से कोई भी दोषी नहीं है तो फिर दोषी कौन है? वो अपने आप तो जल के नहीं मरे थे, उनको मारा गया था, तो किसने मारा था? और ये सच जानने की कोशिश अब आगे कितनी की जाएगी, ये सब मामलों पर हमने सोचा कि हम शमशाद पठान साहब से आज बात कर लें। हालांकि रमजान चल रहा है, हो सकता है कि आज शायद चांद दिख जाएगा, तो फिर कल ईद है, रोजा रखते हैं, एनर्जी लेवल कम होता है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनसे विनती की कि थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए एक बार थोड़ा वक्त निकाल दें, 15-20 मिनट का। तो हम उनको जोड़ रहे हैं और उन्हीं से बात करके हम जो है ये कोशिश करेंगे कि आगे सुने कि वो क्या आगे करना चाहते हैं और ये कैसे हुआ, ये इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं। शमशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM न्यूज़ नेटवर्क पे। और जैसे मैं अभी कह रहा था, आपने शायद सुना भी होगा, ये इतना लंबा जो 13 साल का केस चला और उसके बाद एक भी दोषी नहीं है, तो दोषी कौन है फिर? देखिए, सवाल आज के दिन पे पीड़ितों से ये पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि गुजरात सरकार से पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर एसआईटी से पूछा जाए कि 28 फरवरी 2002 को एक पुलिस स्टेशन से 20 मीटर की दूरी पर 110 घरों को आग लगा दी जाती है। एक घर में बंद कर कर कई लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। एक इंसान को तलवार से रास्ते पर लाकर काटा जाता है, उसको वहां पर जिंदा जलाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर वहां बैठकर तमाशा देखते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और ये मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन के सामने की घटना है, पुलिस स्टेशन के दरवाजे की घटना है ये। अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है कि सारे गवाह झूठ बोल रहे थे, लेकिन 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस वाले ने, जिनका नाम था एनटी वाड़ा, उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था इस मामले में। क्या उनके खिलाफ भी सबूत नहीं थे? वो तो गुजरात सरकार ने पकड़े थे ना, गुजरात सरकार की एजेंसी ने पकड़े थे। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उन 11 लोगों को जब जिंदा जलाया गया और जिंदा जलाने के बाद घरों को लूटा गया, लोग अपने घरों से हिजरत कर कर कैंपों में चले गए, जिस कैंप में उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे।
और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि गुजरात राज्य सरकार को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। और वहां पर पीड़ितों ने प्रधानमंत्री के सामने ये गुहार लगाई थी कि उनके घरों को जला दिया गया, उनके लोगों को जिंदा जला दिया गया है, लेकिन आज भी पुलिस उनके बयान सही से दर्ज नहीं कर रही है। और ये सब होते हुए और उसके बाद 2003 में एनएचआरसी और दूसरी संस्थाएं और सभी लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो एजेंसीज हैं गुजरात पुलिस की, वो उनके बयान दर्ज नहीं कर रही ढंग से, वो जिनके नाम लिखा रहे हैं उनके नाम नहीं लिख रहे हैं। तो जिन पे इतना जुल्म हुआ उनकी गवाही भी आप सही से दर्ज ना करो, तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। उसके बाद एसआईटी ने ये कह दिया कि हाँ, हम 9 केसों के लिए 2000 से ज्यादा केस गुजरात में बने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम 9 केसों के लिए एसआईटी बनाते हैं और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे और वो चीज़ों को देखेंगे, स्पेशल कोर्ट बनी होगी। तो अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस भी इकट्ठा किए। आज गवाह झूठ बोल रहे हैं, क्या मोबाइल का टावर भी झूठ बोल रहा है? जो टावर लोकेशन का एविडेंस नरोड़ा गांव केस में आया, जो ये बता रहा है कि अपराधी कब और कहां और किससे बात कर रहे हैं, क्या वो साइंटिफिक एविडेंस भी झूठ बोल रहा है? एक पत्रकार, खोजी पत्रकार आशीष भाई खेतान ने अपना एक स्टिंग किया था ऑपरेशन कलंक, उसमें इसी नरोड़ा गांव के एक्यूज ये कह रहे हैं किस तरह से अगले दिन उन्होंने रिवॉल्वर इकट्ठा किए, किस तरह से हथियार इकट्ठा किए, किस तरह से पेट्रोल डीजल इकट्ठा किया और अगले दिन किस तरह से घटना को अंजाम दिया। तो क्या वो स्टिंग झूठ बोल रहा है? उस स्टिंग पे आप सवाल ये खड़ा कर सकते हैं, क्या वो मैनिपुलेटेड है, क्या उसमें कुछ बनाया गया है? तो उसके लिए गुजरात एफएसएल ने जांच की थी। एफएसएल ने तो कहा कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है और इसमें कोई भी तरह का किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। सवाल उसके बाद डिफेंस की तरफ से ये किया गया कि इसमें आवाज जो है वो क्या आरोपियों का है कि नहीं। तो उसके लिए जयपुर एफएसएल से वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट हुआ था, उस वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट करने वाले अधिकारियों की गवाही कोर्ट में हुई है। तो क्या उन गवाहियों को भी जुटला दिया जाएगा? और जब ये तीनों चीजें मिलके एक ही बात कह रही हैं, तब मुझको ये समझ में नहीं आता है कि कोर्ट ने कौन से एविडेंस को माना है और कौन से एविडेंस को नहीं माना है, क्योंकि जजमेंट अभी तक आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ है। तो उस जजमेंट को पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारी कमी कहाँ रही या कोर्ट ने हमारे जो एविडेंस था उसको देखने में कहीं गलती की है या उनके इंटरप्रिटेशन में कोई भूल है। क्योंकि जज हैं, वो भी इंसान है, उनसे भी भूल हो सकती है, इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनी है। अगर उस फैसले में कहीं पर भी जजेस ने हमारे एविडेंस को एवेल्यूएट करने में कहीं पे कमी रखी होगी तो डेफिनेटली इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। नहीं, आपने कहा बिल्कुल कि आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक बार आप जजमेंट आए तो उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप करेंगे। बिल्कुल। मुझे एक चीज का थोड़ा आश्चर्य है, अचरज भी है, और मैं टेक्निकली समझना चाहता हूं उस चीज को, और अपने हमारे दर्शकों के लिए भी। इससे पहले नरोड़ा पाटिया हत्याकांड में मायाबेन कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत लोग जो है वो दोषी पाए गए। अब नरोड़ा पाटिया से नरोड़ा गांव डिस्टेंस मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर के आसपास का है, ज्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर, हाँ बस उतना है। तो अगर वहां वो दोषी पाए जाते हैं तो वहां भी तो ये सब प्रूफ रखे गए होंगे ना। जब उस कोर्ट के सामने केस चला, जज साहब के सामने जो भी थे वहां पे, तो एविडेंस तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यही थे। हाँ, आई विटनेसेस जो है अलग अलग हो सकते हैं, घटना के चश्मदीद गवाह अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन बाकी सब जो एविडेंस आप कह रहे हैं, वो स्पेक्ट्रोग्राफी हो या वो स्टिंग वाला हो, या तो क्या वहां उस केस में वो सब चीजें मान्य रखी गई थी या वहां भी इसको झुकरा दिया गया था, ठुकरा दिया गया था? उस कोर्ट में क्या हुआ? उस कोर्ट ने विटनेसेस की गवाहियों को भी माना था। कोर्ट ने वहां पर आशीष खेतान के स्टिंग को भी माना था। कोर्ट ने वहां पर उस जजमेंट में टेलीफोनिक टावर पे बहुत डिस्कस नहीं किया था उस जजमेंट में, बट ये 2 चीजों को तो बिल्कुल माना था। और कोर्ट ने तमाम गवाहियों को ध्यान से देखा था और उसके बाद मेडिकल जो एविडेंस था, एफएसएल का जो एविडेंस था,
उन तमाम एविडेंस को आधार बनाकर जजमेंट दिया था। और उस केस में स्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था कि जब अपराधी खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर रहा है, वो बता रहा है कैमरे पे किस तरह से उसने घटना को किया है, तो उससे ज्यादा एविडेंस की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब क्योंकि मैं दर्शकों को ये बताना चाहूं कि ये जो 9 केसेस बड़े जिसको डिफाइन किए गए हैं और जिसके लिए एसआईटी की रचना की गई थी, उनमें से नरोड़ा पाटिया का भी एक केस था। जैसे नरोड़ा जी गांव का जी केस है, जी जैसे जैसे नरोड़ा गांव का केस है जिसका जजमेंट आया कल, वैसे ही नरोड़ा पाटिया का भी केस था। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट में ही चला था। तो तो इसको लीगल टर्म में कैसे देखेंगे शमशाद भाई कि एक मतलब एक ही एसआईटी के जांच के लिए जो बनी हुई जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है, एक कोर्ट में जो है ये एविडेंस माना जा रहा है और दूसरी कोर्ट में इसको नहीं माना जा रहा है, तो हाउ डू यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर देखिए उस चीज देखिए जब कैसे अपनी डिफाइन? जान देखिए कि जुडिशरी ये कह के अपना पल्ला झाड़ सकती है कि सेम कैडर के अगर सेशन जज हैं तो हमको हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है, हम उस जजमेंट को अलग ढंग से देख सकते हैं। ये उनका एक आर्गुमेंट हो सकता है, उनका एक तर्क हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जस्टिस नहीं करना था, न्याय नहीं करना था, मयूर भाई, अगर आज भी मैं उन पन्नों को फिर से निकाल के अगर पढ़ता हूँ ना, कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक इंसान को उसके घर से बाहर खींचा जाता है, तलवार उसको मारी जाती है, उस पे पेट्रोल डाला जाता है, मुझको वो पन्नों को पढ़ने के लिए भी 4 बार अपने वॉल्यूम को रखना पड़ता है, फिर हिम्मत करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर हिम्मत करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। अगर इतना दर्दनाक एविडेंस भी हमारे लोगों को अगर नहीं दिख सकता है, तो मुझको नहीं लगता है कि अब न्याय की कोई उम्मीद, जब जिस तरह से कल पीड़ितों में मैं बहुत मायूसी देख रहा था। आज भी कई फोन मेरे को आ रहे हैं कि शमशाद भाई अब क्या उम्मीद है, आप लगातार हमको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ हमको जस्टिस के लिए लड़ना है, लेकिन अगर जस्टिस ऐसा ही होता है तो इसका लड़ाई का क्या मतलब? 21 साल बोले आपने भी लगाए, 21 साल हमने भी कोर्ट में लगाए, हम चक्कर लगा रहे थे कोर्ट के, क्या हासिल हुआ हमको? क्या अगले 21 साल के बाद ये गारंटी आप दे रहे हैं कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा या सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं? आपने एसआईटी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे, एसआईटी पर ना जाने कितना करोड़ रुपए खर्च किया होगा, लेकिन क्या पीड़ितों को क्या मिला? सवाल वही है। मतलब ये तो अब सवाल मैं मुझे यही जो जो हॉन्ट कर रहा है वो ये है कि तो फिर इनमें से किसी का कोई दोष नहीं है, तो कौन है दोषी? किसी ने तो किया है ना ये पूरा जो कांड है वो किसी ने तो किया है। अब 21 साल के बाद और 13 साल की ट्रायल के बाद, एसआईटी की रचना के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये होता है पूरा, फिर आपकी एक स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट बनती है और फिर जांच भी चलती है, दलीलें भी होती है, इतना वक्त, इतना पैसा, ये सब तो एक एक तरफ रहा। लेकिन मैं दोनों पक्ष से देखता हूँ शमशाद भाई, मेरा तो नजरिया आप जानते हैं, मैं बड़ा न्यूट्रली चीजों को देखता हूँ। कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो गई जो जो आरोपी थे। मेरे ख्याल से कुछ 17 लोग जो है वो 18 आरोपियों की मृत्यु हुई है। हाँ, और उसी तरह 18 से आरोपियों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे विटनेसेस भी इस उम्मीद में कि उनको न्याय मिलेगा, उनकी भी बहुत सारे विटनेसेस की भी मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई है। अच्छा, ऐसे भी तो बहुत सारे हैं जो जो कन्विक्टेड नहीं थे लेकिन जेल में थे। सबको तो सबके भाग्य तो नहीं होते हैं बाबू बजरंगी या मायाबेन कोटनानी जैसे कि उनको बेल बेल मिल जाए। तो नहीं, कुछ लोग तो इसमें मोस्ट ऑफ एक्यूज बेल पे थे। मोस्ट ऑफ दी थे बेल पे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ इसका मैंने एक्यूज बेल पे थे। हाँ, मेरा फॉलो फिर ज्यादा नहीं था क्योंकि लंबे अरसे तक करते रहे, उसके बाद फिर मैं आई वाज नॉट नहीं, एक्चुअली फॉलो इट नरोड़ा सॉरी अबाउट। पाटिया और नरोड़ा गांव केस ऐसा था जिसमें हम्म, मोरलेस सभी एक्यूज बेल पे थे। नरोड़ा बिल्कुल पाटिया में सिर्फ 2 एक्यूज अंदर थे, बाकी तो नरोड़ा गांव में तो सारे एक्यूज बेल पे थे। ये अलग नजरिया हो जाता है जब आप हाँ समुदाय के एंगल से देखने का, कि अगर एक पर्टिकुलर समुदाय पे हाँ जब केस चलते हैं हाँ तो उनको हाँ जमा हाँ। आज अभी मैं आपके बात कर रहा हूँ, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर अभी पढ़ रहा था मैं गोधरा के ट्रायल का, कि ओके आज उनको 8 लोगों को जमानत मिली है। ओके
ओके। हाँ, तो 23 साल के बाद मैं अगर 8 लोग घर से बाहर कोर्ट से बाहर, जेल से बाहर आएंगे। जी, तो वो वही मैं मतलब उसी चीज़ उसी ह्यूमन एंगल बस पे मैं खाली एक्चुअली देखिए सोच रहा था। मयूर भाई, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम तमाम वैसे लोग जिनको भारत देश के संविधान को बचाना है, सेक्युलरिज्म को बचाना है, भाईचारे को, सोशल फैब्रिक को बचाना है, वो एकदम न्यूट्रल तरीके से इन चीजों को देखेंगे कि आरोपी सेम, गुना सेम। कि मेरा ये सवाल मैं बार बार करता हूँ कि 27 फरवरी 2002 की घटना अगर टेररिस्ट एक्ट था, तो उसके बाद की घटनाओं में टेररिस्ट एक्ट क्यों नहीं था? क्या वो जी, देश की एकता और भाईचारा को तोड़ने वाली घटनाएं नहीं थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल। मैं 27 फरवरी को भी कहता हूं कि देश की एकता और भाईचारा को तोड़ने वाली घटना थी, लेकिन 27 के बिल्कुल, बाद जो घटनाएं हुई, उसने भी देश की एकता और सोशल फैब्रिक को तोड़ा है। देश की एकता को, बहुत देश की डैमेज। अखंडता को तोड़ने की कोशिश होगी। तो वैसे तमाम एक्ट के खिलाफ आपको अगर एक ऑफेंस में आप लगा रहे हैं, तो दूसरे में टेररिस्ट एक्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल बात सही है। तो मैं इसको इस ह्यूमन एंगल से भी सोचने की कोशिश मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है हमसे, बात हमारे मन में आ जाती है कि जिन लोगों पर ये लगा एक्यूज आरोपी होने का एक सिक्का लगा, भाई उनकी लाइफ भी तो काफी डिस्टर्ब हुई होंगी ना। अब उसमें से पता नहीं कितने थे या नहीं थे, लेकिन सब एक समय तो एक्यूज थे ही थे, तो उनकी भी तो सोशल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है। और ये लोग किसकी थी जिनके भाई? अपने गए, जिन्होंने अपने को गंवा दिया नरोड़ा गांव वाली घटना में, ये जो दंगे में, वो लोगों पर भी तो इतने साल तक क्या क्या बीती होगी। तो पैसा तो खर्च हुआ सरकार का, मैकेनिज्म मशीनरी में खर्च हुआ, सब तो ठीक है। वो तो सरकार को कहाँ घर से खेती करनी है, हमारा ही पैसा है, जहाँ चाहे इस्तेमाल करे। उसको तो कहीं कमाने के लिए जाना नहीं है भाई, हम तो मैं और आप टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार अपने हिसाब से खर्च कर रही है, और वहां तो कोई इसको पूछने वाला है नहीं। तो ये भी तो एक है ना, एक बड़ा जो इमोशनल वेस्ट जो हुआ है सबका, हर पता नहीं क्या क्या तकलीफें हुई होगी लोगों को। आप जो पीड़ित लोगों को जानते हो, कि मैं भी बहुत सारों को, मैं पता है, मैं बहुत अरसे तक मिलता रहा हूँ, तो उनको मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ। तो वो कुछ अनुभव बताएं कि क्या क्या आपने देखा, क्या क्या दिक्कतें इनको हुई अब तक। देखिए, एक सबसे बड़ा कि 28 फरवरी 2002 की घटना के बाद नरोड़ा गांव, नरोड़ा पाटिया और ये जहां पर भी दंगे हुए, उन तमाम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तमाम लोग अपना घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए गए, जो अपनों के बीच में रहते थे, जिनको लगता था कि कोई रमन भाई, कोई छगन भाई, कोई रमेश भाई, कोई अरुण भाई, कोई अर्जुन भाई उनका भाई है, उनका दोस्त है, उन सबको छोड़ के, और वो ये लगने लगा कि अब ये हमारे दुश्मन है और इनके बीच में अब हम हमारी लाइफ सिक्योर नहीं है। इसके लिए कौन सीधे तौर पे जिम्मेदार है? किसने ये किया? क्योंकि जब इस एविडेंस को पढ़ता हूं, मैं इस चार्जशीट को पढ़ता हूं, तो वो तो ये बहुत क्लियर कहती है ना कि वीएचपी ने बंद का ऐलान दिया था। अगर बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में कहती है कि बंद का ऐलान देने वाले के पास से अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है या कोई भी नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। तो क्यों वीएचपी के बंद के ऐलान में, अगर ये सारी घटनाएं हुई, तो वीएचपी को क्यों प्रतिबंधित नहीं किया गया? क्यों बजरंग दल को प्रतिबंधित नहीं किया गया? एक सत्ता में बैठा हुआ पक्ष कैसे एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी ना के ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए बंद को सपोर्ट कर सकता है? क्यों भाजपा से ये सवाल नहीं किया जाता कि उस दिन आपने उस बंद को क्यों समर्थन किया था? क्यों आपने दंगाइयों को रास्ते पर खुली छूट दे दी थी? और जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, शमशाद की नहीं है, बिल्कुल। पीड़ितों की नहीं है कि बिल्कुल। वो जाएं और जस्टिस मांगे। बिल्कुल। जस्टिस दिलाने का काम तो सरकार का है। सरकार ने तय किया है ना कि हाँ, आप अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप आइए हमारे पास, हमने पुलिस थाने बनाए हैं, आइए आप हमारे पास, हमने कोर्ट बनाई है, पुलिस थानों में आप शिकायत दर्ज करवाइए, हमारी पुलिस जो है आपको सरकारी वकील के थ्रू कोर्ट से इंसाफ दिलवाएगी। तो ये हार तो गुजरात सरकार की है ना। ये हार एसआईटी की है, जो इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है। हम तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे थे उन पीड़ितों के साथ खड़े रहने की, 21 साल से, जिनको ये नहीं पता था कि कोर्ट होता क्या है,
जिनको ये नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन होता क्या है, वो तो ये कहते थे शमशाद भाई हम कोर्ट पे कैसे जाएंगे, हमने तो कोर्ट का रास्ता भी नहीं देखा है। और मुझे उसके याद बावजूद सब कुछ छोड़ जी के कोर्ट एक दो लाइन में ये कह दे कि सारे अपराधियों को हमने अपराध मुक्त कर दिया, इससे ज्यादा हास्यास्पद मुझको कुछ नहीं लगता। मुझे याद है मैंने एक 2010 या 11 में एक स्टोरी की थी, और जहां तक मुझे याद है वो सब लोग जो है वो नरोड़ा गांव से ही विस्थापित होके आए थे। ये हमारे दर्शक जो गुजरात से नहीं है उनको ना पता हो, बाहर हमारे जो हिंदी भाषी हमारे दर्शक जो हैं उनको बताना चाहता हूं मैं। गुजरात में अहमदाबाद में एक कचरे का पहाड़ है, बहुत बड़ा। वो जगह को कहते हैं पिराना, वो इलाका पिराना के नाम से जाना जाता है, तो वहां कहते हैं पिराना वेस्ट डंपिंग साइट। और वो इतना बड़ा पहाड़ है कि वो ये उससे दिख जाता है सैटेलाइट से, और वो लगातार जलता, तो दुनिया देख पूरे अहमदाबाद का कचरा चाहे वो गीला हो या सूखा वहीं डंप किया जाता है। वो बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा है पहाड़। उस पहाड़ की तलेटी में नीचे वैली में ये कह सकते हैं वो लोग जो नरोड़ा गांव से विस्थापित होकर आए थे, वो वहां वहां उनको जो है रहने के लिए ठिकाना दिया गया था, और उस बस्ती का नाम रखा गया था सिटीजन नगर। और सिटीजन नगर में हम जब गए और हमने देखा जो हाल उनका, हमने कहा आप कैसे एक दिन यहां पे रह सकते हैं? तो बोले कहां रहें, आजीवन तो हम रेफ्यूजी कैंप में रह नहीं सकते, अब यहां कैसे भी करके हमको रहने की जगह मिली है तो हम रह रहे हैं। तो बात आपने बड़ी सही कही शमशाद भाई। अब मुझे पता है मैं ज्यादा नहीं लूंगा समय, आप 15-20 मिनट से ऊपर हो गया है, और आप का अभी तो रोजा चल ही रहा है। तो अगर अंत में इस कार्यक्रम में अगर आप कोई एक टिप्पणी करना चाहे, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। नहीं देखिए, आपने सिटीजन नगर का जिक्र किया। सिटीजन नगर की जगह भी तो सरकार ने नहीं दी ना। नहीं, वो जगह भी तो मेरे और आपके जैसे किसी ने उनको दी थी कि ये जगह हमारे पास पड़ी है, मेरे पास यही जगह है, आप इस पे अपना आशियाना बनाकर चाहे तो रह सकते हैं कुछ समय। तो सरकार तो सरकार ने तो कभी इनकी मदद नहीं की। और जिससे इंसाफ लगाया था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी है, कोर्ट है, ये इंसाफ करेगी, इंसाफ नहीं मिला। अब सोचते हैं कोशिश करते हैं कि दूसरा 21 साल 25 साल और लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। पीड़ितों ने भी हिम्मत दी है कि लड़िए, देखते हैं कभी तो इंसाफ मिलेगा, कभी तो कोई जज को हमारा दर्द महसूस होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि वो दर्द महसूस हो, क्योंकि आपने जैसे कहा मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि यहाँ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि कोई दोषी नहीं है। अब दंगा तो हुआ, लोग तो मरे, लेकिन अगर कोई दोषी ही नहीं पाया गया तो फिर इंसाफ कहाँ हुआ? ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर कोई 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 अपराध होता है तो अपराध के लिए कोई तो जिम्मेदार होता है। शमशाद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला और हमारे साथ आप बैठे, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है लड़ना जारी रखेंगे, और जो इसके लिए अपराधी हैं उनको सजा मिले ये हम भी चाहते हैं। ये हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामना, और पीड़ितों के साथ हमारी बिल्कुल जो है एक तरह से पूरे दिल से सिंपैथी भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच शमशाद भाई। तो दोस्तों ये शमशाद पठान साहब थे, ये लड़ रहे हैं लंबे अरसे से, और जो हमने कंपैरिजन भी की ना, आपको ये समझना, इसको एक बार हो तो फिर से देख लीजिएगा अगर आपके ध्यान से छूटी हो बात। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो एसआईटी की रचना हुई उन्हीं की निगरानी में होती थी। स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट में केस चले, नरोड़ा पाटिया में जो जजमेंट आया, जो सिर्फ वहां से इस स्थल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, वहां जो सेंटेंस आया उससे बिल्कुल विपरीत फैसला नरोड़ा गांव वाले मामले का है। तो फिर अगर लोग मरे हैं, कटे हैं, जले हैं, पर इनमें से किसी ने नहीं जलाया, नहीं काटा, नहीं मारा, तो किसी ने तो किया है ये नहीं तो कोई और है फिर। तो 21 साल के बाद घटना को हुआ,
और 13 साल की ट्रायल, उसके बाद भी अगर कोई दोषित नहीं पाया जाता है तो ये नाकामी जो है ये फिर जुडिशरी की मानी जाती है, पुलिस की मानी जाएगी। सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी बनता है। आपको लगता है, क्या लगता है इस बारे में? हमने जो चर्चा की, अब ये वो मेहरबानी करके वो जो लोग हैं जो ट्रोल नगर से आते हैं और इनका सिर्फ काम जो है सिर्फ वैमनस्य फैलाना और गाली गलौज करके जो है 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कमाना है, वो लोग मेहरबानी करके यहाँ कष्ट न करें। पर जो संजीदा दर्शक हैं हमारे, हम उनसे बात कर रहे हैं अभी सीधा कि न्याय तो नहीं हुआ ना, या फिर आपको लगता है हुआ? जो भी लगता है, हमारा जो सोच था वो हमने बता दिया। एडवोकेट साहब से भी हमने बात की, आपको सुनाई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमको जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट करके। आपकी राय, प्रतिक्रिया, प्रतिभाव जो भी है। और बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके इतना सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी करवाइए, ताकि हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाने में सफल रहें, आप सभी के सहयोग से। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।